Good morning, friends. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. My name is Sagar Vora and I'm a chartered accountant. I cleared in 2011 and from 2013 I started teaching Inter CA and Final CA Direct Tax. So for 1 year I was associated with KPMG. सुना होगा आप लोगों ने शायद नाम. सो आई वॉज इनटू इंटरनेशनल टैक्सेशन देयर. सो एक एरिया होता है इंटरनेशनल टैक्स करके, जहाँ पे इफ़ यू आर अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया, सो व्हाट आर द टैक्स लायबिलिटीज़ इन इंडिया, हाउ मच टैक्स यू आर लायबल टू पे इन इंडिया, उसका सब कैलकुलेशन होता है. सो आई वॉज इनटू दैट डिपार्टमेंट. देन यू कैन से आफ्टर 1 year आई स्टार्टेड टीचिंग. अब फ्रेंड्स, जो आपका सिलेबस है आप सबको पता है कि अभी न्यू सिलेबस नोटिफाई हो चुका है. अब न्यू सिलेबस के अंदर जो आपका टैक्सेशन है दैट इज़ पेपर नंबर 3. थर्ड पेपर जो है वो आपका कौन सा है? टैक्सेशन. इन टैक्सेशन देयर आर 2 पार्ट्स. पहला पार्ट है इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स लॉ जो है दैट इज डायरेक्ट टैक्स, एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है जीएसटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो है 50 मार्क्स का. अभी तक क्या हो रहा था, अप टू यू कैन से दिस November 23 अटेम्प्ट, डायरेक्ट टैक्स वॉज देयर फॉर 60 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी वॉज देयर फॉर 40 मार्क्स. बट फ्रॉम May 24 ऑनवर्ड्स दोनों 50-50 मार्क्स का हो चुका है. अब फ्रेंड्स, आप जो अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो इंटर सीए की, एंड जो आपने जर्नी पहले से स्टार्ट की है सीए बनने की, 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट टैक्सेशन एंड सेकेंड ऑडिट. क्योंकि फ्यूचर में जाके जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, सो आइदर यू विल बी इनटू टैक्सेशन डिपार्टमेंट और यू विल बी इनटू ऑडिट डिपार्टमेंट. सो आपको टैक्सेशन सिर्फ एग्जाम्स क्लियर नहीं करवाएगा, टैक्सेशन आपको हेल्प करेगा इन आर्टिकलशिप, प्लस जो भी आप टॉपिक्स डायरेक्ट टैक्स में यहां पे पढ़ोगे एंड जीएसटी में पढ़ोगे, सारे के सारे टॉपिक्स फाइनल सीए में वापस से आएंगे. सो अभी एट प्रेजेंट रफली हम अगर आपके टॉपिक्स को डिवाइड करें तो रफली आपके 16 to 17 टॉपिक्स होंगे अगर हम टॉपिक्स को डिवाइड कर दे तो, क्योंकि एक ही टॉपिक के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं. सो उसको हम डिवाइड कर दे तो 16 to 17 टॉपिक्स हो जाते हैं. इन फाइनल सीए 45+ टॉपिक्स हो जाएंगे, मतलब जो चैप्टर्स हो जाएंगे. ओके. सो जो फाइनल सीए है उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स आर 45+. तो जो आप 16-17 टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हो, सारे के सारे टॉपिक्स फाइनल सीए में वापस से आने वाले हैं. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इसमें जितने भी टॉपिक्स अभी सिलेबस में हैं, सारे के सारे टॉपिक्स फाइनल सीए में वापस से आएंगे. और फाइनल सीए के बाद जैसे ही तुम सीए बन जाओगे, कहने से ये सारी चीज़ें तुम्हें जॉब में भी काम आने वाली है. सो अब है ना, सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करना है उसके लिए मत पढ़ो. एक चीज ध्यान में रखो, यहां पे जो भी आप पढ़ाई करोगे वो सब आपको रिटेन करना है लाइफ टाइम तक. आपको इंटर सीए यही चीज क्लियर करवाएगा, आर्टिकलशिप में भी यही चीज यूज होगी, फाइनल सीए में भी सेम चीज आएगी, एंड फाइनल सीए के बाद भी यही सारी चीजें काम आने वाली. सो अभी जितनी भी चीजें आप डिटेल में पढ़ रहे हो, याद रखना वो सब फाइनल में रिपीट होगी. एंड व्हेन यू आर इनटू फाइनल सीए, फ्यू थिंग्स आर अज्यूम्ड कि आपको आती होगी, भले ही डिटेल में नहीं, क्योंकि आपने इंटर सीए में पढ़ी है. सो थोड़ी बहुत चीजें पता होगा लोगों को कि आपको आती है वो चीजें. सो इसीलिए फाइनल सीए में वो सारी चीजें स्किप हो जाती हैं. सो जो इंटर सीए का पार्ट है उसमें से कुछ टॉपिक्स फाइनल सीए में पढ़ाई नहीं जाते. क्यों? क्योंकि सिलेबस से. अब फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन करना. चलो, मैं आप लोगों से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछता हूं, जिसको जो आंसर आता है रेज योर हैंड्स एंड आंसर. टैक्स जो है कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करता है. ये टैक्स कलेक्ट करने का
पावर गवर्नमेंट को कहां से मिलता है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है, बताओ। यस, कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पावर देता है किसको? गवर्नमेंट को, कि हमसे क्या कलेक्ट किया जा सके? टैक्स। अब फ्रेंड्स, तुम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर कुछ एक्ट्स पढ़ी थी। आई थिंक सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उसके बाद कंपनीज एक्ट, थोड़ा सा पार्टनरशिप, तो अब एलएलपी एक्ट। तो कोई भी एक्ट तुम पढ़ते हो, एक्ट के अंदर क्या होते हैं? पहले सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस, और सेक्शंस खत्म हो जाते हैं, फिर पता है पूरी एक्ट खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? एक्ट के शेड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्ट के शेड्यूल्स। सो जैसे कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा? शेड्यूल्स। सेम वे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सेक्शंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है आर्टिकल्स। क्या है फ्रेंड्स? आर्टिकल्स। सारे आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं शेड्यूल्स। सो अगर आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा। उसके अंदर स्टार्ट कैसे होता है? आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 4। सो ऐसे आपके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, और सारे आर्टिकल्स खत्म होने के बाद क्या आता है? शेड्यूल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। कौन सा आर्टिकल? ये कहां पे दिया गया है 246 आर्टिकल नंबर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246। अगर तुम ये आर्टिकल रीड करते हो तो इसमें क्या लिखा है कि रेफर शेड्यूल नंबर 7। मतलब ये आर्टिकल कौन से शेड्यूल को रेफर करने बोल रहे हैं? 7th शेड्यूल। तो ये शेड्यूल कहां पे दिया होगा? सारे आर्टिकल्स खत्म होने के बाद। अब ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 7, ये शेड्यूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स है ये शेड्यूल के? 3 पार्ट्स। पहला जो है उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। बोलो क्या बोलते हैं पहले को? सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। सेकंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉन्करेंट लिस्ट। एक मिनट, पहले तो आर्टिकल नंबर कौन सा था? कौन सा शेड्यूल रेफर करना है? 7 शेड्यूल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब है ना यूनियन लिस्ट, तुम रीड करोगे यूनियन लिस्ट, तो इसके अंदर एंट्रीज दी गई है। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, ऐसे एंट्रीज दी गई है। सेम वे में स्टेट लिस्ट के अंदर भी एंट्रीज दी गई है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में भी एंट्रीज दी है। अब जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में फॉल होते हैं, कहां पे फॉल होते हैं? यूनियन लिस्ट। यहां पे जो भी मैटर्स लिखे गए हैं, ये जितने भी मैटर्स हैं उस पे लॉ बनाने का जो पावर है, दैट इज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास है पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो जितने भी मैटर्स फॉल होते हैं इन यूनियन लिस्ट, उस पे लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी मैटर्स स्टेट लिस्ट में फॉल होते हैं, उस पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो भी मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल होते हैं, उस पे लॉ बनाने का पावर इज विथ बोथ, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो अब ये जो लिस्ट है उसके अंदर एक एक मैटर दिया हुआ है। वो मैटर पे लॉ कौन बनाएगा? यहां पे जो भी मैटर्स फॉल होते हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट। मैटर्स विच आर कवर्ड बाय स्टेट लिस्ट, कौन बनाएगा लॉ? स्टेट गवर्नमेंट। एंड मैटर्स विच आर कवर्ड बाय कॉन्करेंट लिस्ट, लॉ कौन बनाएगा? बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। ये पावर है। अब सुनो, अब जो डायरेक्ट टैक्स है, दैट इज इनकम टैक्स, ये कलेक्ट करने का पावर
किसके पास है? कौन सी गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है फ्रेंड्स? तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो अब इनकम टैक्स है वो कौन से लिस्ट में दिया होगा? यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट जो है उसमें तुम अगर रीड करोगे एंट्री नंबर 82, विच एंट्री? 82 नंबर एंट्री, इसमें लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी एंट्री नंबर में दिया हुआ है? 82। क्या लिखा है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन। थोड़ा सा याद करो, आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में पढ़ा होगा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पर टैक्स नहीं लगता है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो यहां पे ही देखो लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट हम तुम्हें पावर दे रहे हैं, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? पावर दे रहे हैं। क्या करने के लिए? टैक्स कलेक्ट करने के लिए। बट आप कौन सी चीज पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी सब इनकम्स पे हम आपको पावर दे रहे हैं कि आपसे टैक्स कलेक्ट किया जा सके। सो अगर तुम्हें कोई पूछता है कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कहां से मिला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कहां से मिला है? आर्टिकल नंबर कौन सा है? कौन सा शेड्यूल है? कितने पार्ट में डिवाइडेड है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में फॉल होते हैं उस पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? जो भी मैटर्स स्टेट लिस्ट में फॉल होते हैं उस पे लॉ बनाने का पावर, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में। सो अब यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर कौन सा है? 82, जहां पे क्या लिखा है? टैक्सेस ऑन अदर देन। अब देखो मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं ऐसे बोल सकता हूं एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल। क्या बोला मैंने? एग्रीकल्चर इनकम इज, ये जो वर्ड है ना नॉट टैक्सेबल, उसको हम और एक वर्ड बोलते हैं एग्जेम्प्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? एग्जेम्प्ट मतलब उस पे टैक्स नहीं लगता। सो अगर मैं क्लास में बोलूं एग्जेम्प्ट, इसका मतलब क्या? कि आपको वो इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट मींस नॉट टैक्सेबल। ओए क्लियर? ओके। सो फ्रेंड्स, नॉट टैक्सेबल क्या बोलेंगे हम उसको अब से? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगना। सो ये आपका पहला पार्ट है। अब देखो तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 30 मार्क्स क्या आने वाला है? एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। पहला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का मतलब क्या? कि तुम्हें पूरा एक केस बना के दिया जाएगा और नीचे 4 या 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और उसके बाद नॉर्मल डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे कुछ। एमसीक्यूज के वजह से पेपर जो है ना बहुत डिफिकल्ट बन चुका है, क्योंकि जो एरियाज को वो लोग टारगेट नहीं करते थे एग्जाम्स में, अब वो एरिया को वो लोग एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेते हैं। सो आप लोगों को छोटा प्रोविजन जो है ना वो बराबर से आना चाहिए। हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज का बुकलेट अपलोड करता है वेबसाइट पे एवरी ईयर। हर साल इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज अपलोड करता है। नॉर्मल एमसीक्यूज भी होते हैं एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी होते हैं। अब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है ना वो आप लोग सॉल्व कर पाओगे जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा तब, क्योंकि एक ही केस में 4-5 चैप्टर्स रहेंगे। बट जो नॉर्मल एमसीक्यूज है वो तो हम क्लास में ही खत्म कर देंगे, एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो भी है उन सब का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा कि वो आंसर कैसे आता है। वो सब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्यूशन सबके मिल जाएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो केस स्टडी दिया है, एमसीक्यू है और डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। बट वो आंसर कैसे आया, क्या रीजन के वजह से वो आंसर आ रहा है, वो रीजनिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
सो आप लोगों को एक चीज जो एडिशनली करनी पड़ेगी वो है एमसीक्यू का प्रैक्टिस. सो एमसीक्यूज, नॉर्मल एमसीक्यूज भी होंगे एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे. सो अभी डायरेक्ट टैक्स का पेपर इज फॉर 50 मार्क्स, तो उसमें से अब 15 मार्क्स 15 क्या होगा, एमसीक्यूज. सो अब ये जो चीज है, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया कि पावर कहां से मिलता है, अब इस पे कोई क्वेश्चन पहले तो पूछा नहीं जा सकता था, बट एट प्रेजेंट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्या? एंट्री नंबर कौन सा है. हाँ, सो वो अभी याद है तुम्हें, एग्जाम्स में याद नहीं होगा. सो एंट्री नंबर 82 है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. चलो ये चीज आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अब फ्रेंड्स, अगर मैं टैक्स का मीनिंग आपको बताने जाऊं, टैक्स का, व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ फी विच इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्टिविटी एंड इनकम. सो अगर कोई मुझे पूछे व्हाट इज टैक्स, तो टैक्स इज अ fee which is charged by government. So it's inflow for government. Government के लिए पैसा आ रहा है. So tax is a fee which is charged by government. Tax is a revenue for government, and government collects tax on number 1 product, services, activity and income. अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं. जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कोई है क्या बाहर? भाई तेरे वजह से कितना डिस्टर्ब हो रहा हूं पता है क्लास में. अब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट, इसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था ना, पहले की मैं बात कर रहा हूं, शायद आपने सुना हो वैल्यू एडेड टैक्स करके था, वैट. एंड और एक टैक्स लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स. समझाता हूं. जब भी प्रोडक्ट बेचा जाता था, प्रोडक्ट का सेलिंग होता था, सेलिंग, अगर सेल विद इन द स्टेट हुआ है, स्टेट के अंदर सेल हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल, अगर परचेजर एंड सेलर दोनों एक ही स्टेट में है, तो वो टाइम पे लगता था वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स. एंड अगर सेलर और बायर दो डिफरेंट स्टेट्स में है, तो फिर सीएसटी लगता था. सो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स जो लगता था दैट वाज वैट और सीएसटी, और वो लगता था ऑन सेल. सर्विसेज के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स. एक्टिविटी, एक्टिविटी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट. मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, उस पे लगता था एक्साइज ड्यूटी. क्या लगता था उस पे? और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी. क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी. सो प्रोडक्ट जो है जब सेल होता था तब कौन सा टैक्स लगता था? या तो वैट या तो सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती थी तब कौन सा टैक्स लगता था? एक्टिविटी में अगर मैन्युफैक्चरिंग किया तो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो. अब ये जितने भी टैक्सेस थे, वैट, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, ये सारे हटा के उन्होंने एक ही टैक्स रखा है. कौन सा? जीएसटी. और कस्टम ड्यूटी अलग से लगता है. कस्टम ड्यूटी कब लगता है? ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सो जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, ये दोनों कौन से टैक्सेस हैं? इनडायरेक्ट टैक्स. और इनकम के ऊपर एक टैक्स लगता है. कौन सा लगता है? इनकम टैक्स. और ये इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है आपका? डायरेक्ट टैक्स. अब एक मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? सुनो,
इनडायरेक्ट टैक्स में ना, इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पे ये टैक्स लगाया जाता है ना, वो पर्सन ये टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देता है किसी और पे। बेस्ट एग्जांपल इज एडनोवेट। एडनोवेट जो है तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जब तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फीस, एग्जाम्पल ले रहा हूं, फीस इज 60,000, तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, 60,000 प्लस 18% जीएसटी। मुझे बताओ, गवर्नमेंट तुम्हारे पास आया था और तुम्हें बोल रहा है कि जीएसटी भरो, आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने किसको बोला जीएसटी भरने के लिए? और एडनोवेट ने क्या किया, वो बर्डन तुम पे शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एंड यूजर कहना से तुम ही हो। बेनिफिट किसको मिल रहा है सर्विसेज का? तुम्हें। सो आज तुम्हें सर्विसेज देने के लिए हमें टैक्स लग रहा है, हम वो टैक्स क्यों बेयर करें? हम तो वो टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, उसके अंदर जीएसटी लगा हुआ है। प्रोडक्ट जो है कहने से वो मैन्युफैक्चर किसी और ने किया है, उसने बर्डन आप पे शिफ्ट कर दिया है। आज जो मैन्युफैक्चरर है उसको गवर्नमेंट ने बोला कि आके टैक्स भर, जीएसटी पे कर, लेकिन एंड यूजर जो है कहने से वो तो कस्टमर है। तो कस्टमर अगर एंड यूजर है तो वो मैन्युफैक्चरर बर्डन क्यों ले वो टैक्स का? वो क्या करेगा, ये बर्डन शिफ्ट कर देगा कस्टमर्स पे। बट आज अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, अभी मैं यहां पे लेक्चर्स ले रहा हूं, सो कहने से आई एम अर्निंग इनकम। एडनोवेट कहने से मुझे प्रोफेशनल फीस पे करेगा। अब जो भी प्रोफेशनल फीस मुझे पे की जा रही है, कहने से उसका यूजर तो मैं ही हूं। क्या इसका बर्डन मैं आप लोगों पे शिफ्ट कर सकता हूं? आंसर इज नो। सो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन जो है वो क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। सो अगर तुम्हें कोई पूछे कि आज जीएसटी एडनोवेट और स्टूडेंट्स में लगता किस पे है, तो लगता है ऑन, नहीं लगता है ऑन एडनोवेट, मतलब सर्विस प्रोवाइडर। बट सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, कहने से बर्डन शिफ्ट कर रहा है किस पे, सर्विस रिसीवर पे। ये आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी है ये आपके सिलेबस में है फॉर 50 मार्क्स एंड डायरेक्ट टैक्स जो है वो है फॉर 50 मार्क्स। ये मैंने इंटर सीए की बात की है जहां पे आपका पेपर 3 है। फाइनल सीए में पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 4 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड पेपर नंबर 5 इज इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। सो ये आपका फाइनल सीए है। अभी जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से इट्स पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 5। सो ये पेपर नंबर 4 में आप डायरेक्ट टैक्स तो पढ़ोगे ही, साथ साथ में आप लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन भी पढ़ोगे। सो यहां पे 2 पार्ट्स होंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स। और पेपर नंबर 5 इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। और फाइनल सीए में आप लोगों को कस्टम ड्यूटी भी ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ पे अटेंशन। सो ये आपका टैक्स का मीनिंग हो चुका फ्रेंड्स। पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। एंड सेकंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया डेफिनेशन ऑफ टैक्स। अब फ्रेंड्स, टैक्स कलेक्ट करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब गवर्नमेंट को यह भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम टैक्स कितना कलेक्ट करेंगे, किस इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे और किस इनकम पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पहले इट वाज इनकम टैक्स एक्ट 1922। जैसे आपका कंपनीज एक्ट वाज 1956 जो चेंज होके 2013 हुआ, वैसे इनकम टैक्स वाज 1922 फिर चेंज होके 1961। अभी बीच में बात हो रही थी 2010 में कि हम लोग 1961 की एक्ट को भी
चेंज करेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे डायरेक्ट टैक्स कोड करके, बट वो 2010 से अभी तक बात चली रही है सिर्फ। सो अभी तक कुछ इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। सो इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट के अंदर टोटल 298 सेक्शंस हैं, 298 सेक्शंस हैं एंड 14 शेड्यूल्स हैं। बट ठीक है, आपके सिलेबस में 298 सेक्शंस नहीं है, फाइनल सीए में पूरा का पूरा एक्ट है आप लोगों को। सो फाइनल सीए में सब कुछ आ जाएगा, 298 सेक्शंस, थोड़े बहुत शेड्यूल्स, सब कुछ आएगा। इंटर सीए में सिलेबस बहुत कम है, बहुत कम है, तो भी अपने को क्लास में कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 140 आवर्स चाहिए रहेंगे, सिर्फ 50 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट करने को आपके डायरेक्ट टैक्स का। 140 अभी करंटली जो बैच चल रहा है उसमें लगते हैं। आपके केस में अगर मॉड्यूल के अंदर कुछ न्यू एडिशंस हुए तो आवर्स और बढ़ जाएंगे। सो ये टोटल आपका सिलेबस है, अब 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। अब मुझे बताओ, आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 1 क्या होता है कोई भी एक्ट का? डेफिनेशन। क्या बोलता है तुम लोग, 5-5, 6-6 एक्ट पढ़ के आया है कार्टून तो भी तुम लोग बोलता है डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 1 इज एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट कहां पे अप्लाई होगा? सो ये एक्ट अप्लाई होगा होल ऑफ इंडिया। एंड सेक्शन नंबर 2 क्या होता है? 2 डेफिनेशंस। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, चलो देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगर ऐसा लिखा है सेक्शन 2 ब्रैकेट में लिखा है 14, क्या गलत है? ये गलत है, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 14 या सेक्शन 2 क्लॉज 15, सेक्शन 2 क्लॉज 16। अच्छा, अब ये सब सेक्शंस नहीं है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मुझे नहीं पता है, बट सपोज के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। एक सेक्शन है सेक्शन 11, एग्जांपल है। अभी 11(1) लिखा है, 11(2) लिखा है, 11(3) लिखा है, 11(4) लिखा है। ये सब क्या है पता है? सब सेक्शंस। अब कैसे आइडेंटिफाई होता है कि व्हाट इज सब सेक्शन एंड व्हाट इज क्लॉज, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। आज सेक्शन 2(14) में किस वर्ड को डिफाइन किया है? एक वर्ड को डिफाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे मोबाइल वर्ड को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। और 215 में कैमरा वर्ड को डिफाइन किया है। एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, मुझे सिर्फ ये बताओ 214 और 215 क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है? एक दूसरे से? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक चीज डिफाइन क्या कर रहा है? मोबाइल। दूसरी चीज क्या डिफाइन कर रहा है? जब दो चीजें डिफरेंट हो एकदम, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लॉज। आज ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 11 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेक्शन नंबर 11(1) में लिखा है डेप्रीसिएशन, सेक्शन नंबर 11(2) में भी लिखा है कुछ डेप्रीसिएशन के ही रिलेशन में, सेक्शन नंबर 11(3) में भी कुछ डेप्रीसिएशन के ही रिलेशन में दिया हुआ है। क्या नहीं से अब प्रोविजन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही चीज की बात हो रही है, सब जगह पे बात किसकी हो रही है? डेप्रीसिएशन। तो अब हम वर्ड क्यों यूज करते हैं? सब सेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो क्लॉज जब एक दूसरे से चीजें कनेक्टेड ना हो तब हम क्लॉज वर्ड यूज करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 14, बट एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो सब सेक्शन। सो ये एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है? ये तो हम इतना रेलेवेंट नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अब ध्यान से सुनो। चलो अब मुझे बताओ, ये जो इनकम टैक्स है किस पे लगता है? इनकम के ऊपर लगता है, इनकम। सो आप पहले तो इनकम अर्न करोगे, ये इनकम के ऊपर हम क्या लगाएंगे आपको? टैक्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, ध्यान से सुनना, जो भी इनकम आपको आएगी, आपको इनकम में से क्या नहीं से एक्सपेंसेस भी तो माइनस करने मिलने चाहिए। कभी भी टैक्स सेल्स पे लगेगा कि नेट प्रॉफिट पे लगेगा?
नेट प्रॉफिट पे। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकम जो है ना, इनकम उसको 5 हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हें कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम को तुम 5 पार्ट में डिवाइड कर देना। 5 हेड्स है, वो 5 हेड्स में से किसी भी एक हेड के अंदर वो इनकम फिट हो जाएगी। सो आपको इनकम आई, अब वो इनकम ये 5 हेड्स जो है उसमें से किसी भी एक हेड के अंदर चली जाएगी और फिर वो इनकम का फाइनल कैलकुलेशन होगा। समझाता हूं। पहला हेड जो उन्होंने बनाया है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज। बोलो क्या लिखा मैंने, इनकम फ्रॉम सैलरीज। अगर आपको सैलरी इनकम आ रही है, अगर आपको कौन सी इनकम आ रही है, सैलरी इनकम, तो सैलरी इनकम पे किस तरह से टैक्स लगेगा वो हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब वो कंपनी आपको क्या पे कर रही है, सैलरी। बट सैलरी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रेचुइटी करके, पेंशन वर्ड सुना होगा, प्रोविडेंट फंड वर्ड सुना होगा। ये सब क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। तो आज अगर मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूं, मैं तुम्हें ग्रेचुइटी पे कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्रोविडेंट फंड पे कर रहा हूं, मैं तुम्हें पेंशन दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोनस दे रहा हूं, तो ये सारे अमाउंट्स पे किस तरह से तुम्हें टैक्स लगेगा वो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। और याद रखना, सैलरीज हेड के अंदर टैक्स कब लगेगा, तो सैलरीज हेड के अंदर तुम्हें टैक्स लगेगा इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। अगर कोई एक पर्सन इनकम अर्न कर रहा है एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप के वजह से इनकम आ रही है, तो आज उसकी इनकम जो है वो कहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब फॉर एग्जांपल यहां पे पियून्स है, पियून्स जो है क्या नहीं से वो सर्विसेज दे रहे किसको, एडनोवेट को, और एडनोवेट उन्हें क्या पे कर रहा है, अमाउंट। ये जो अमाउंट पे किया जा रहा है बाय एडनोवेट टू पियून्स, क्या है ये, सैलरी। तो आज पियून को टैक्स कहां पे लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो पियून जो है उसको इनकम फ्रॉम सैलरीज के प्रोविजंस देखने पड़ेंगे, फाइनल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्योंकि तुम समझो, एडनोवेट अगर पियून को 25,000 सैलरी दे रहा है तो उनको 25,000 पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। 25,000 में से कुछ चीजें माइनस हो जाएगी, नेट अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए वो बेनिफिट्स माइनस करके नेट अमाउंट कैलकुलेट करके हम टैक्स पे करेंगे। सो पहला हेड जो है वो क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। सेकेंड हेड जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या है सेकेंड हेड, लाउडर फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पे ना ये चैप्टर के अंदर क्या टैक्सेबल होगा, रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी। क्या टैक्सेबल होगा, रेंटल इनकम। इसका मतलब क्या, क्या अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है तो जो आपको रेंट मिल रहा है, रेंट, वो रेंट के ऊपर हम क्या लगाएंगे, टैक्स। कहां पे लगाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सो ये चैप्टर में आपको टैक्स लगेगा। अब तुम समझो, तुम्हारे पास एक घर है, वो घर तुमने भाड़े पे दिया, तुम्हें भाड़ा आ रहा है महीने का 50,000 रुपया। तुम्हें समझ में आता है वो घर के रिलेशन में तुम्हारे कुछ खर्चे भी तो होंगे, तो आज तुम्हें रेंट मिलेगा, उसमें से तुम खर्चे माइनस करोगे और फिर जो नेट इनकम आया उस पर तुम्हें टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। थर्ड हेड इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो, या फिर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल एडनोवेट क्या कर रहा है, क्या नहीं से एडनोवेट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो एडनोवेट की इनकम जो है या फिर बाइंग एंड सेलिंग से जो इनकम आएगी वो सब कहां टैक्सेबल होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ध्यान से सुनना, तुम सब सीए बन जाओगे। सीए बनने के बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है कि तुम लोग किसी कंपनी में जॉब पे लग जाओ। सो तुम किसी कंपनी में जॉब पे लगो,
वहां पे कंपनी तुम्हें क्या पे करेगा, अमाउंट पे करेगा, वो अमाउंट तुम्हारे लिए क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्या होगा वो अमाउंट, इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्यों, क्योंकि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। अच्छा, सीए बनने के बाद सेकेंड ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। प्रैक्टिस किया तो क्या कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, आंसर इज नो। तो अब तुम्हारी इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सीए बनने के बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, टीचिंग करना। तुम सबने सोचा चलो डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे एडनोवेट में जाके, अब मिलेगा नहीं। सो तुमने सोचा हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे, अब एडनोवेट तुम्हें अमाउंट दे रहा है, कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम, लाउडर, इनकम फ्रॉम, इट्स इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन आई से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इट मीन्स वन पर्सन इज कंट्रोलिंग अनदर पर्सन। मतलब तुम्हें क्या काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब तुम्हें एम्प्लॉयर बताएगा। अगर एम्प्लॉयर तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा है तो ही हम बोल सकते हैं कि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड, एडनोवेट और मेरे बीच में ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है। मुझे क्या काम करना है, मुझे कैसे काम करना है, मुझे कब काम करना है, इसमें से थोड़ी बहुत चीजें ही एडनोवेट डिसाइड करता है, बाकी की सारी चीजें मैं डिसाइड करता हूं। क्लास के अंदर कैसे पढ़ाना है ये मुझे एडनोवेट नहीं बताता है, ये मैं डिसाइड करता हूं। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, देयर इज नो कंट्रोल, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सो यहां पे कोई कंट्रोल नहीं है, एडनोवेट मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है। मुझे सिर्फ बोला गया है कि सागर तुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाना है, खत्म। अब तुम्हें समझ में आता है, एक एम्प्लॉय का काम खत्म भी हो गया ऑफिस में, कहने से जो भी उसके ऑफिस टाइमिंग्स होंगे उसको बैठना पड़ेगा। कहने से यहां पे मेरा लेक्चर खत्म हुआ, मुझे कोई बोल सकता है बैठ इधर, नहीं। सो तुम समझ में आना चाहिए कि यहां पे देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, यहां पे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स। सो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ तो तुम्हें टैक्स कहां पे लगेगा, सैलरी में। बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो तुम्हें टैक्स कहां पे लगेगा, इफ यू आर अर्निंग इनकम बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो अगर मैं बिजनेस वर्ड को एक्सप्लेन करूं, सिर्फ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये सब बिजनेस है। प्रोफेशन का मतलब यू आर अर्निंग इनकम बिकॉज ऑफ योर डिग्री और बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन, and very important, you are earning income because of your degree and qualification and there is no employer employee relationship. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको, जब मैं क्वालिफाई हुआ था और जब मैंने केपीएमजी में जॉब करना स्टार्ट किया था, वो टाइम पे मुझे जो इनकम आती थी वो कहां टैक्स होती थी, सैलरीज। बट जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, अब मेरी इनकम कहां टैक्सेबल है, प्रोफेशन। सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताता हूं, प्रोफेशन जो वर्ड है ना, प्रोफेशन, उसका डेफिनेशन अगर तुम देखोगे, उसका डेफिनेशन दिया गया है 236 के अंदर। प्रोफेशन वर्ड को कहां पे डिफाइन किया है, 236। क्या लिखा है पता है, बहुत गंदा डेफिनेशन है। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, खत्म। 3 वर्ड का डेफिनेशन है, क्या, प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, डेफिनेशन खत्म, डेफिनेशन खत्म, इतना ही लिखा है बस। उन्होंने ना प्रोफेशन को एक्सप्लेन किया है और सिर्फ इतना लिख दिया, प्रोफेशन इंक्लूड्स। नाउ व्हाट इज प्रोफेशन, प्रोफेशन मींस डिग्री क्वालिफिकेशन। एंड व्हाट इज वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है स्किल एंड टैलेंट। क्या है वोकेशन का मतलब, स्किल एंड टैलेंट। अब इसका बेस्ट एग्जांपल इज एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। आज कार्तिक आर्यन जो है, कहने से वो एक्टिंग करता है मूवी में, क्या मिलता है उसको, एक्टिंग फीस मिल रहा है। क्या वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, नहीं। और एक्टिंग करने के लिए कोई डिग्री चाहिए तुम्हें, नहीं। सो यू आर अर्निंग इनकम नॉट बिकॉज ऑफ डिग्री क्वालिफिकेशन, यू आर अर्निंग इनकम बिकॉज ऑफ स्किल एंड टैलेंट। नाउ इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। स्पोर्ट्समैन का एग्जाम्पल लो, विराट कोहली का एग्जाम्पल लो, कहां टैक्सेबल होगा उसकी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेगर्स जो होते हैं, बेगर्स, उनकी इनकम कहां टैक्सेबल होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्हाट इज बेगिंग, इट्स एन स्किल और यू कैन से आर्ट।
कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो जो बेगर्स है, बेगर्स की इनकम टैक्सेबल है, पता है तुम्हें, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। हाँ, उनको इनकम किस में आती है? कैश में आती है। सी कैश में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं पता है, कि आज तुम एक जेन्युइन टैक्स पेयर हो, पहले तो वो समझ लो कि तुम्हें कैश में भी इनकम आ रही है तो तुम उस पर टैक्स भरने वाले हो। सो आज बेगिंग करके सपोज उसको इनकम आ रही है साल की 20 लाख रुपया, वो 20 लाख पे अगर उसको टैक्स भरना है तो कौन से हेड में भरेगा? वो बिजनेस एंड प्रोफेशन। आ रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें? काफी बेगर्स हैं मुंबई में भी जिनके 2-2, 3-3 फ्लैट्स हैं। ऑल्टरनेट प्रोफेशन नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनकी इनकम कहां पे टैक्सेबल है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अभी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, कुछ लोग ज्योतिष के पास जाएंगे हाथ दिखाने के लिए कि भाई बता 100 रुपया दे रहा हूं, पास करवा दे। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कुछ समझा? नेक्स्ट हेड जो है, मैंने कितने हेड्स बोले थे? 5, 3 हो चुके, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। क्या है? इनकम फ्रॉम। नाउ अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन्स। इफ सपोज यू आर अर्निंग रेंटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, आपने एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है और रेंटल इनकम आ रही है, तो वो कहां टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर तुमने वो प्रॉपर्टी बेच दिया, कैपिटल गेन्स। सो आज तुम्हें वर्ड से भी पता चलेगा, तुम लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो आज रेवेन्यू रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट होती है। तो अगर तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल ये वाली प्रॉपर्टी बेची और तुम्हें 5 करोड़ रुपया मिला, व्हाट इज 5 करोड़? इट्स अ कैपिटल रिसीट। तुम ये वाली प्रॉपर्टी रोज थोड़ी बेचने वाले हो, सो इट्स अ कैपिटल रिसीट। सो ये कैपिटल रिसीट है, और ये कैपिटल रिसीट 5 करोड़ तुम्हें तभी मिला जब तुम लोगों ने पास्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। क्या? खरीदा था। तो 5 करोड़ का प्रॉपर्टी अभी तुमने बेचा, 2 करोड़ में खरीदा था, गेन कितना हुआ? 3 करोड़। वो 3 करोड़ पे हम तुम्हें टैक्स यहां पे लगाएंगे। सो जो भी आपकी कैपिटल रिसीट्स होगी, फॉर एग्जांपल शेयर्स बेचे, डिबेंचर्स बेचे, सो ये सब पे टैक्स कहां लगेगा? कैपिटल गेन्स में। ये आ रहा है समझ में? एंड लास्ट हेड इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जो भी इनकम पहले 4 हेड्स में कवर्ड नहीं है, वो सब कहां टैक्सेबल होगी? लास्ट हेड के अंदर, दैट इज अदर सोर्सेस। सो लास्ट हेड में टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेस। सो टोटल कितने हेड्स है? पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अदर सोर्सेस। आज तुम लोग बैंक में जाते हो, बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया, क्या मिलता है सेविंग अकाउंट पे? अब ये जो इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट 4 हेड्स में कवर्ड नहीं है, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया, एफडी पता होगा सबको, उस पे भी क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट, कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेस। अब सुनो, अब ये 5 हेड की इनकम को आप ऐड कर दो। मतलब आज एक पर्सन को ऐसा हो सकता है ना कि 2 या 3 हेड से इनकम आए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एडनोवेट से प्रोफेशनल फीस मिल रही है, वो कहां टैक्सेबल हो रही है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और वही प्रोफेशनल फीस मेरे बैंक अकाउंट में जा रही है और बैंक वाले उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? मेरे कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, वो शेयर्स मैंने बेचे, कहां टैक्सेबल होगा? कैपिटल। सो एक पर्सन को 2-3 अलग अलग इनकम्स आ सकती है। जब आप सारी इनकम्स को क्या करोगे? ऐड। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। बोलो क्या बोलते हैं हम इसको? सो 5 हेड्स की इनकम को जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब सुनो, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम आई, इस पे आपको टैक्स नहीं लगता है। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट बोलता है कि हम आपको लेस करने देंगे, क्या? डिडक्शंस। अब ये कौन से डिडक्शंस?
फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्यूचर के लिए कोई आउटफ्लोस कर रहे हो या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी आउटफ्लोस कर रहे हो, तो वो सारी चीजें हम आपको यहां से माइनस करने देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा मेडिक्लेम करके सुना होगा। तो आज मेडिक्लेम हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब आप क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटफ्लोस कर रहे हो। ये खर्चे आपके पर्सनल खर्चे हैं। ये खर्चे का बेनिफिट हम आपको यहां पे देंगे डिडक्शंस के अंदर, और ये डिडक्शंस दिए गए हैं सेक्शन नंबर 80C से लेके 80U तक। 80C से लेके 80U तक सेक्शंस हैं जहां पे बोला गया है कि हम आपको डिडक्शंस देंगे, और डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी उसको हम बोलते हैं नेट टोटल इनकम। और अगर तुम्हें कोई पूछे टैक्स किस पे लगेगा, नेट टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। सो हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? 5 हेड्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करेंगे? 80C से लेके फिर क्या मिलेगा आपको? और ये नेट टोटल इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अब फ्रेंड्स यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? कुछ भी डाउट? यस। रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल। अभी क्या है ना, मैं तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि आपका सिलेबस क्या है। जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं सब चीजें। सो आपका मेजर सिलेबस जो है ना, मेजर सिलेबस वो ये 5 हेड्स एंड डिडक्शन चैप्टर है। सैलरी जो चैप्टर है, रफली इट विल टेक 20 आवर्स टू टीच सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर इट विल टेक 7 आवर्स। बिजनेस एंड प्रोफेशन इट विल टेक 20+ आवर्स। कैपिटल गेन्स इट विल टेक 20+ आवर्स, and other sources 7 to 8 hours, और डिडक्शन चैप्टर अगेन 7 to 8 hours। इस चैप्टर्स के अलावा और भी चैप्टर्स हैं। सो ये सिर्फ आपका मेजर पोर्शन है। जिस टाइम पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ अदर सोर्स, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं। सो वो सारे हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। बट जिस टाइम पे ये अदर सोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद आपका सिर्फ छोटा सा ही पोर्शन बच जाता है। मेजर पोर्शन इज अप टू अदर सोर्स। सो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। एज कंपेयर टू जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जीएसटी बहुत इजी है। एट द एंड क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सिर्फ जीएसटी ही पढ़ोगे। हाँ, लेकिन सिर्फ 50 मार्क पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 50 में से 50 तुम्हें आएगा भी नहीं। सो तुम्हें डायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ेगा, और डायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ेगा फॉर फाइनल सीए मेन। तो अब तुम्हें ये सारे चैप्टर्स जो है उसका यहाँ पे एडनोवेट के अंदर आपको एक थियोरी बुक दिया जाएगा। सो अब आपको क्या क्या पढ़ना है पहले मैं उतना बता देता हूँ। सो पहले तो एडनोवेट का एक थियोरी बुक होगा, रफली 160 साइड्स का होगा। 160 साइड्स, बस मतलब 80 पेजेस। 80 पेजेस में सारा का सारा आपका थियोरी आ जाएगा। उसके बाद और एक बुक मिलेगा आपको जो होगा Q&A बुक। Q&A बुक में 300+ क्वेश्चंस होंगे। 300+ क्वेश्चंस, सारे के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस वो बुक में रहेंगे, प्लस पास्ट पेपर्स, प्लस आरटीपी करके हर साल इंस्टीट्यूट आरटीपीज देता है, आपने भी पढ़ी होगी आरटीपीज प्लस एमटीपीज। उसके जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है, सी रिपीट होते रहेंगे ना तो वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस उसके हैं वो सारे आपको Q&A बुक में मिलेंगे। सो 300+ क्वेश्चंस हैं। सो आपको यहां से 2 बुक मिलेगी, थियोरी बुक एंड Q&A बुक। ये दोनों करने के बाद आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है।
आपकी सारी के सारे मॉड्यूल के जितने भी प्रोविजंस हैं वो ये बुक में रहेंगे। मॉड्यूल में एकदम डिटेल में दिया जाता है, यहाँ पे आपको चार्ट्स और सब बना के दिया जाएगा। अब ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। कुछ एमसीक्यूज मैं क्लास में करवाऊंगा, कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को होमवर्क में रहेंगे। अगर तुम्हें इंटर सीए क्लियर करना है ना, क्लियर, एक ही रूल है इंटर सीए क्लियर करने का, जितना तुम प्रैक्टिस कर सको ना उतना प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना एट इंटर सीए लेवल, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने FYJC में अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, बराबर है। मैं आपसे एक एंट्री पूछता हूं। एक सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर ने कैश इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीस। क्या एंट्री पास करोगे? लाउडर, कैश टू। अच्छा, आपको कितना टाइम लगा ये सोचने के लिए? 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बस। अब ये 1 या 2 सेकेंड इतना फास्ट आंसर आया कैसे? सुनो सुनो सुनो, पहले तो अगर मैं ये पूरे एंट्री का बैकग्राउंड दूं आपको, तो आपको पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था पता है? सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। सोल प्रोप्राइटर ने इधर पैसा दिया, कैश आया। कौन सा अकाउंट है कैश? रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, वो लायबिलिटी है, सो इसीलिए टू कैपिटल। ये बराबर ना? अब ये पूरा आप लोगों ने सोचा भी नहीं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, गोल्डन रूल, सेपरेट एंटिटी, कुछ नहीं, डायरेक्टली कैश टू कैपिटल। बैकग्राउंड पता नहीं था अभी, बट कैश टू कैपिटल। ये एंट्री याद इसीलिए रही है क्योंकि जैसे ये एंट्री आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद मिनिमम आपको 20 या 25 सम्स करवाए होंगे, जिसका पहला एंट्री था कैपिटल इंट्रोड्यूस 5 लाख, उससे ज्यादा कैपिटल भी नहीं होता था। यही एंट्री था और आपने पास किया, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। 20 बार एंट्री पास करने के बाद 100% याद रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम इंटर सीए में क्या है? तुम लोग यहां पे ना चीजें 3 बार भी रिवाइज नहीं करते हो। 3 बार भी तुम चीजें रिवाइज नहीं करते हो और तुम्हें लगता है कि हमें एग्जाम में सब कुछ आना चाहिए। ये जो 300 क्वेश्चंस है ना, 300 क्वेश्चंस, ये सिर्फ 3 बार सॉल्व करो, 3 बार। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 50 में से मिनिमम तुम्हें 45 आएगा। 3 बार सिर्फ सॉल्व करना। 3 बार अगर तुम सॉल्व कर दोगे, हर एक क्वेश्चन तो कवर कर लिया तुम लोगों ने, फिर वही चीज सेम एग्जाम में आने वाली है। बट तुम 3 बार सॉल्व नहीं करते हो, 3 बार छोड़ो, तुम 1 बार भी सॉल्व नहीं करते वो चीज। सो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो एग्जाम में सोचना भी मत कि तुम क्लियर होने वाले हो। सो सोचना भी मत। अगर तुम्हें इंटर सीए क्लियर करना है, एक चीज ध्यान में रखो, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, जिधर से भी कोई भी सम मिलता है, एफएम तुम्हारे सिलेबस में, कॉस्टिंग तुम्हारे सिलेबस में, जहां से भी कोई भी सम मिला ना, सिर्फ सम सॉल्व करो बस। मैं तुम्हें बोलूंगा डायरेक्ट टैक्स की थियोरी बुक 10 बार पढ़ने से ना तुम पास नहीं होने वाला है। डायरेक्ट टैक्स का क्यूएनए बुक 3 बार सॉल्व करो, प्रोविजन सारे याद हो जाएंगे। क्योंकि तुम लोगों को प्रोविजन पढ़ के ना याद नहीं रहता है, तुम लोग जब सम में गलती करते हैं ना तो प्रोविजन याद रहता है तुम्हें। सो बस ये प्रैक्टिस करोगे ना, 100% इंटर सीए क्लियर है। और तुम्हारे लिए तो और बेनिफिट हो चुका है, 2 सब्जेक्ट निकल गए हैं तुम्हारे लिए, पेपर 6 पेपर है। सो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेन तो EIS निकल गया, जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट था। सो अब आप लोगों के लिए इंटर सीए क्लियर करना इजी है, क्योंकि सिलेबस भी कम हो चुका है। चलो वो सब तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे सर, पहले फाउंडेशन तो होने दो हमारा। अब हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? 5 को ऐड किया तो क्या मिलेगा? टैक्स ग्रॉस टोटल इनकम पे लगेगा, उसमें से क्या माइनस करेंगे? डिडक्शन। माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? अब जो नेट टोटल इनकम आया उस पे क्या लगेगा? अब मैं आपको सिखा रहा हूं टैक्स किस तरह से लगता है, ध्यान से सुनना। ये जो नेट टोटल इनकम आया, ये नेट टोटल इनकम के ऊपर
पहले लगता है बेसिक टैक्स। बोलो क्या लगता है? सो पहले बेसिक टैक्स लगता है, उसके बाद लगता है सरचार्ज। बोलो क्या लगता है उसके बाद? सरचार्ज। और उसके बाद लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक मिनट, पहले क्या लगता है, उसके बाद, और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये जो बेसिक टैक्स है उसका जो कैलकुलेशन है वो आप करोगे ऑन नेट टोटल इनकम। सो नेट टोटल इनकम पे यू कैलकुलेट बेसिक टैक्स। उसके बाद क्या लगेगा? सरचार्ज का कैलकुलेशन होगा ऑन, फिर आपको मिलेगा बेसिक टैक्स प्लस एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करोगे ऑन बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल टैक्स। टोटल टैक्स। बोलो आ रहा है समझ में आपको? अब सरचार्ज जो है ना, सरचार्ज वो सब लोगों को नहीं लगता, जो अमीर लोग हैं ना उनको ही सरचार्ज लगता है। सो अगर तुम ज्यादा कमाओगे तो कहने से तुम ज्यादा टैक्स भी दे सकते हो, तो वो टाइम पे हम तुम्हें क्या लगाएंगे? सरचार्ज। अब ध्यान से सुनो, अब मैं यहां पे चीजें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अगर एक इंडिविजुअल है, बोलो कौन है? तो उसको टैक्स किस तरह से लगता है? ध्यान से सुनो। अगर उसकी इनकम इज इन बिटवीन 0 to 2.5 lakhs, 0 से लेके 2.5 lakhs तक की इनकम है अगर एक इंडिविजुअल की, तो उसको हम टैक्स लगाएंगे 0, कोई टैक्स नहीं, जा एग्जेम्प्ट। अगर तेरी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है अप टू 5 lakhs, तो हम तुझे टैक्स लगाएंगे 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और है अप टू 10 lakhs, तो हम तुम्हें टैक्स लगाएंगे 20%। एंड अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो हम तुम्हें टैक्स लगाएंगे 30%। इसको हम बोलते हैं स्लैब रेट। बोलो क्या बोलते हैं हम इसको? तुम देखो तो यहां पे इनकम के स्लैब्स बनाए गए हैं और सामने आपको टैक्स दिया हुआ है। 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5%, 5 से 10 20%, अबाउट 10 30%। उसके बाद क्या लगेगा? सरचार्ज। मैंने क्या बोला? सरचार्ज किसको लगेगा? अमीर लोगों को लगेगा। तो अब अमीर कौन? ध्यान से सुनना। अगर आपकी इनकम इज मोर देन 50 lakhs, इनकम इज मोर देन, तो हम आपको सरचार्ज लगाएंगे 10%। कितना सरचार्ज? 10% सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम इज मोर देन 50 lakhs। एक मिनट, मतलब ये वाली जो इनकम है वो अगर 50 लाख से, तो हम आपको 10% लगाएंगे। अगर आपकी इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तो सरचार्ज हो जाएगा 15%। अगर आपकी इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो सरचार्ज हो जाएगा 25%। एंड अगर आपकी इनकम इज मोर देन 5 करोड़, तो सरचार्ज हो जाएगा 37%। सो अब आपको पहले तो यह देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम कितनी है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन से आपका सरचार्ज का रेट डिसाइड होगा। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स, 10%, 15%, 25% एंड 37%, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। एंड लास्ट में क्या लगेगा आपको? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये बहुत फिक्स्ड है परसेंटेज, 4%। ये किस पे लगेगा? बेसिक टैक्स प्लस, सर अगर हमें सरचार्ज नहीं लग रहा है तो सिर्फ बेसिक टैक्स पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स। सो पहले आपको क्या लगेगा? बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स का कैलकुलेशन किस पे होगा? नेट टोटल इनकम पे। नेट टोटल इनकम पे कैलकुलेशन होगा। फिर आपको क्या लगेगा? सरचार्ज। सरचार्ज किस पे लगेगा? बेसिक टैक्स पे। और फिर क्या लगेगा आपको? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बोलो आ रहा है समझ में?
ये टैक्स रेट किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल को। अगर एक कंपनी इनकम अर्न कर रही है, अब एडनोवेट जो है वो कौन है? कंपनी है, तो कंपनी को हम डायरेक्टली बेसिक टैक्स कितना लगाएंगे? 30%। उसमें कोई स्लैब रेट्स नहीं, डायरेक्टली 30%, जो भी इनकम आई उस पे 30%। एंड यहां पे इनकम अगर मोर देन 1 CR है तो 7% सरचार्ज, एंड अगर इनकम इज मोर देन 10 CR तो 12% सरचार्ज, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%। सो ऐसे सबके टैक्स रेट डिफरेंट है। अभी तो मैंने 2 ही टैक्स रेट पढ़ा है, किसके? इंडिविजुअल एंड कंपनी। अब फर्म रहेगा तो उसके टैक्स रेट अलग है, एक लोकल अथॉरिटी करके कॉन्सेप्ट आता है, उसके टैक्स रेट्स अलग है, वो हम बाद में देखेंगे, छोड़ो अभी। अब सुनो, सो इंडिविजुअल को बेसिक टैक्स जो लगता है वो लगता है एज पर स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से 2.5, कितना? नील। 2.5 से 5, 5 to 10, अबाउ 10। सरचार्ज के 4 रेट्स है। इफ इनकम इज मोर देन 50 lakhs, रेट ऑफ सरचार्ज इज, इफ इनकम इज मोर देन, तो रेट ऑफ सरचार्ज इज, इफ इनकम इज मोर देन, तो रेट ऑफ सरचार्ज इज, एंड इफ इनकम इज मोर देन, तो फिर रेट ऑफ सरचार्ज इज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, एंड इन केस ऑफ कंपनी बेसिक टैक्स इज हाउ मच? सरचार्ज के 2 रेट है, इनकम मोर देन 1 crore तो फिर, एंड इनकम मोर देन 10 crore तो फिर, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4%। बोलो इतना समझ में आया? पहले 1 मिनट। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा, उसमें से क्या माइनस करोगे? फिर क्या मिलेगा? और नेट टोटल इनकम पे क्या लगेगा? अब टैक्स जो लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है? कौन इनकम अर्न कर रहा है। अगर एक इंडिविजुअल इनकम अर्न कर रहा है तो स्लैब रेट्स, अगर एक कंपनी इनकम अर्न कर रही है तो फ्लैट रेट्स। अब 1 मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम इज 13 lakhs। कितनी है इनकम? 13 lakhs, 13 lakhs उसकी इनकम है। अब देखो यहां पे स्लैब्स बनाए गए हैं और यहां पे रेट दिया है। उसकी इनकम कहना इसे 10 लाख से तो ज्यादा ही है। अब 10 लाख से ज्यादा है, 13 लाख इनकम है, 13 लाख कहने से इधर फॉल हो रहा है 30%। बट एक चीज सुनो सुनो सुनो, डायरेक्टली 30% अप्लाई मत करना। ऐसा नहीं कि 13 लाख का 30% इज टैक्स, नो। ये जो 13 lakhs है ना, इसके आपको स्लैब्स बनाने पड़ेंगे। मतलब क्या कि ये 13 lakhs में से पहले जो 2.5 लाख की इनकम है, 2.5 lakhs की जो इनकम है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख की जो इनकम है दैट इज 2.5 lakhs, ऑन दैट 5%। देन जो थर्ड स्लैब है 5 lakhs टू, उसमें 5 लाख की इनकम जो है उस पे 20%, एंड 10 लाख से जो ऊपर इनकम है कितनी? 3 लाख, बस उसी पे 30% लगेगा। आ रहा है? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो इधर नील, इसका 5% 12,500, ये 1 लाख और ये 90,000। सो ये आपको क्या मिल गया? बेसिक टैक्स। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या ये पर्सन को सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज नहीं, क्यों? इनकम 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। अब मुझे बताओ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? यस। तो अब हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। किसका 4%? बेसिक टैक्स का। तो हमें मिल जाएगा टोटल टैक्स। बोलो आया समझ में? ये स्लैब्स कैसे बनाए वो समझ में आ गया तुम्हें? ओके। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सोच के आंसर देना। कंपनीज का पहले एक बार टैक्स रेट देख लो। बेसिक टैक्स कितना है कंपनी को? इनकम मोर देन 1 crore तो सरचार्ज, इनकम मोर देन 10 crore तो सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, सोच के आंसर देना। एक कंपनी की इनकम
इज 80 लाख रुपीज। ए भाई ओए, वो छोड़ देना अभी, बाद में साइन कर, छोड़ अभी। एक कंपनी की इनकम इज हाउ मच फ्रेंड्स? 80 लाख रुपीज। सोच के आंसर देना। क्या उसको बेसिक टैक्स लगेगा? क्या उसको बेसिक टैक्स लगेगा? सरचार्ज लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? ओके। एक कंपनी की इनकम इज 1 करोड़, 1 करोड़, क्या उसको बेसिक टैक्स लगेगा? सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज, सरचार्ज नहीं। क्यों? मोर देन 1 करोड़। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? ओके। अब सुनो एक और केस, सुनना बराबर से। कंपनी की इनकम इज 1 करोड़ 5 लाख। सुनो बराबर से, कितनी है? 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख इनकम है, 1 करोड़ 5 लाख। एक मिनट, क्या ये कंपनी को बेसिक टैक्स लगेगा? सरचार्ज लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? अच्छा, बेसिक टैक्स का रेट क्या होगा? बेसिक टैक्स। सरचार्ज का रेट क्या होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब एक मिनट, इनकम कितनी थी मेरे एग्जांपल में? 1 करोड़, 1 करोड़। सरचार्ज कितने पे लगेगा? ए बेवड़े, सरचार्ज जो है ना वो बेसिक टैक्स पे लगेगा, नॉट ऑन 5 lakhs। फर्स्ट यू कैलकुलेट बेसिक टैक्स एंड ऑन बेसिक टैक्स यू कैलकुलेट सरचार्ज। अंडरस्टैंड? मैंने ये नहीं बोला है कि जो इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उस पे सरचार्ज लगाओ। मैंने क्या बोला है? इनकम चेक करो कितनी है, सरचार्ज लगाना है तो किस पे लगाओ? So first can I say on 1 crore 5 lakhs you will calculate basic tax, that is 30%, और उसके बाद जो 30% आया उसका 7% is your surcharge। कुछ समझ में आ रहा है? So अगर इनकम is 1 crore 5 lakhs, first on 1 crore 5 lakhs you calculate 30% and then on 30% you calculate 7%, so 30% plus 7%, then you calculate 4%। ओए क्लियर? एक इंडियन कंपनी है जिसकी इनकम इज एग्जैक्ट 10 करोड़, इक्वल टू 10 करोड़। मुझे बताओ बेसिक टैक्स लगेगा? सरचार्ज लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? सरचार्ज का रेट क्या होगा? लाउडर? 12% नहीं आएगा। क्यों? मोर देन 10 होगा तब 12 होगा, अगर अप टू 10 है तो 7। ओए क्लियर? सो ये सब चीजें ध्यान में रखना। इनकम जो है ना, इनकम is a criteria to check whether surcharge is applicable or not. If surcharge applies, then you will calculate surcharge on basic tax. इनकम हम सिर्फ चेक करते हैं ये देखने के लिए कि सरचार्ज लगेगा कि सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर इनकम तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस कर देती है तो सरचार्ज लगेगा, और सरचार्ज का कैलकुलेशन किस पे होगा? बेसिक टैक्स पे होगा। वो एक क्लियर? सो देखो, पहले मैंने आपको पावर बता दिया कहां से मिला था टैक्स कलेक्ट करने का, फिर हमने टैक्स का मीनिंग देखा। टैक्स इज अ फी विच इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्टिविटी एंड इनकम। और फिर हमने स्टार्ट किया विथ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में मैंने सिर्फ इतना ही बताया, 298 सेक्शंस, 14 शेड्यूल्स, वो सब छोड़ दो। सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस है। अब वो सब अभी अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। अब कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5। पांचों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस करो डिडक्शन नेट टोटल इनकम, और उस पर कैलकुलेट करोगे बेसिक टैक्स, फिर आएगा सरचार्ज, फिर आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। आ रहा है तुम्हें? समझ में आ रहा है सब कुछ? यहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो। कोई टैक्स कंप्यूटेशन में कुछ भी डाउट? जूम पे जो थकेले लोग बैठे हैं, कुछ डाउट नहीं? ओके। अब ध्यान से सुनो, टैक्स में ना, टैक्स में चोरी बहुत होती है, सब लोगों को पता है। अब चोरी कैसे करते हैं ना, स्टूडेंट्स को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है आप लोगों को भी इंटरेस्ट उसमें? हाँ, बट उसके लिए पहले प्रोविजन पता होने चाहिए। सिर्फ पहले तुम प्रोविजन पढ़ो क्या है, उसके बाद तुम ये देखो कि प्रोविजन कैसे फॉलो नहीं करना है। क्योंकि पहले तुम्हें प्रोविजंस आने चाहिए, तो ही तुम सीख पाओगे कि किस तरह से लोग लूपहोल्स ढूंढते हैं,
कि आज टैक्स को किस तरह से लोग इंटरप्रेट करके टैक्स बचाते हैं। देखो मैं आपको ना पूरा सिस्टम अगर एक्सप्लेन करने जाऊं ना, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया है, इनकम टैक्स एक्ट बनाया और पब्लिक को दे दिया, बोला ये एक्ट है, तुम पढ़ो और तुम आके हमें टैक्स भरो। पब्लिक को बोल दिया है कि तुम्हारे हाथ में, अब तुम रीड करो ये एक्ट। और इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने नाम दिया सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। मतलब क्या, खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करो। अब मुझे बताओ, पब्लिक को लॉ रीड करना आता है? लॉ रीड करना नहीं, और इसीलिए वो किसके पास जाएगा? तो आज सीए की डिमांड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सेल्फ असेसमेंट सिस्टम रखा है। गवर्नमेंट बता दे कि चल मिस्टर ए तेरा टैक्स इतना, मिस्टर बी तेरा टैक्स इतना, मिस्टर सी तेरा टैक्स इतना, मिस्टर डी तेरा टैक्स इतना। क्या कोई सीए की जरूरत होगी? नहीं। सीए की डिमांड इसीलिए है ताकि टैक्स का कैलकुलेशन किया जा सके। आ रहा है तुम्हें समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट बना दिया, पब्लिक को बोला ये ले एक्ट, रीड करके टैक्स पे कर। पब्लिक को एक्ट रीड करना आता, वो किसके पास जाता है? और पब्लिक सीए को एक ही चीज बोलता है, मुझे टैक्स बचा के दे। अब सीए क्या करेगा? तो सीए कहना ही से अलग अलग यू कैन से वेज दिखाएगा उसको कि किस तरह से आप टैक्स बचा सकते हो। और उसके बाद आपने सुना हो तो आप लोगों को टैक्स के अंदर रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। अभी ये जो जुलाई मंथ है ना, 31 जुलाई को रिटर्न्स फाइल होते हैं। पूरे साल में आपने कितनी इनकम कमाई, कितना टैक्स है, वो सारी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो अब आप सीए के पास गए, सीए ने सारा कैलकुलेशन किया और सीए ने बोला चलो अब रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल होने के बाद डिपार्टमेंट जो है ना, डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो लोग आपके रिटर्न चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आपने चोरी की होगी, तो वो लोग चेक करते हैं। और उनको कहीं पे भी डाउट आया तो वो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले तो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको बताएंगे कि चलो यार ये सारी डिटेल्स हमें सबमिट करो। फॉर एग्जांपल, आपने 50 लाख के खर्चे पीएनएल में डेबिट कर दिए, अब वो 50 लाख के खर्चे का बिल्स वो लोग मंगवाएंगे तुमसे। और अगर तुम्हारे पास बिल्स नहीं है तो तुम्हारी इनकम जो तुमने बताई होगी वो क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। उस पर तुम्हें टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, जेल में भी जा सकता है। सो एक चीज समझना, चोरी किया ना टैक्स का तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ में इंटरेस्ट, साथ साथ में पेनल्टी, साथ साथ में। सो रेडी हो वो सब के लिए तो चोरी करते हैं टैक्स की। सो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है अगर पकड़े गए तो। अब पहले क्या होता था, पहले लोग है ना ब्राइब खिला देते थे। किधर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ब्राइब देते थे, ब्राइब में केस सेटल करवा देते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? फेसलेस असेसमेंट कर दिया। मतलब क्या कि अभी तुम्हें डिपार्टमेंट में नहीं जाने का, तुम्हें मेल आएगा कि उनको क्या डिटेल चाहिए, वो लोग मेल भेजेंगे, तुम्हें रिप्लाई भी मेल के ही थ्रू करने का। सो फेसलेस मतलब क्या? तुम्हें वहां पे जाने की अब जरूरत नहीं है, और तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि तुम्हारा रिटर्न कौन चेक कर रहा है। सो ये सब चीजें गवर्नमेंट धीरे धीरे चेंज कर रही है। काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। जब मैंने आर्टिकलशिप की थी तब से लेके अभी तक n नंबर ऑफ चेंजेस आ गए। सारी चीजें अब वो लोग ऑनलाइन शिफ्ट कर चुके हैं। रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल करो, असेसमेंट ऑनलाइन होगा, सारी चीजें वो लोग ऑनलाइन शिफ्ट कर चुके हैं। बट याद रखना, अगर टैक्स की चोरी की तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पहले पकड़े गए, दूसरा पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए तो अच्छा है, पर पकड़े गए तो बैंड बच जाएगी। अब चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज अपना कुछ है नहीं इतना डिस्कशन अभी, ये मेरा जो बेसिक डिस्कशन था वो मैंने करवा लिया है, लेकिन एक डिस्कशन करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, आपका नाम क्या सर? लकेश नहीं, छोड़, तेरा नाम? दक्ष, अच्छा नाम है। चलो तेरा भी नाम अच्छा है लेकिन बहुत बड़ा नाम है, छोड़। दक्ष,
दक्ष जो है सीए बन चुका और दक्ष ने एक कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया। दक्ष की इनकम आ रही है 10 लाख रुपया एवरी ईयर। कितनी इनकम आ रही है? एवरी ईयर। 3 साल दक्ष ने इनकम कमाई, 3 साल इसने रिटर्न भी फाइल कर दिया। कितनी इनकम हो गई यह दक्ष की? 30 लाख हो गई, 30 लाख। अब दक्ष ने शादी करने का सोचा है और इसने शादी के लिए वानखेड़े स्टेडियम बुक किया है। क्या बुक किया है? दक्ष की जो एंट्री है वो हेलीकॉप्टर में होने वाली है। सो ऐसा पूरा यू कैन से एकदम लैविश वेडिंग है। प्लेट जो है पर प्लेट कॉस्ट इज 15,000 रुपीज और तुम सबको इनवाइट किया है। अब एग्जाम्पल है ये सिर्फ। टोटल खर्चा रफली होने वाला है 5 करोड़ का। शादी पे टोटल खर्चा कितना करने वाला है दक्ष? 5 करोड़। अब सिर्फ तुम सोचो कि आज ये पर्सन ने वानखेड़े स्टेडियम बुक किया है, हेलीकॉप्टर में एंट्री है कि नहीं से ये सारी डिटेल्स न्यूज़ में और सब जगह आना तो स्टार्ट हो ही जाएगी और पता भी चल जाता है कि आज वानखेड़े स्टेडियम बुक हुआ है शादी करने के लिए या महालक्ष्मी रेसकोर्स में शादी है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, उनको भी पता चला कि दक्ष ने ऐसा महालक्ष्मी रेसकोर्स बुक किया है या वानखेड़े स्टेडियम में शादी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पहुंच गए शादी के अंदर। अब जब शादी चल रही है ना तब वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऐसा रूल है। इनकम टैक्स लॉ में ही लिखा है कि इवेंट बिगाड़ने का नहीं। बराबर है? मूवमेंट बिगड़ जाएगी। जिसको समझा वो ठीक है, बाकी पोगो देखो। अब इवेंट बिगाड़ने का नहीं। अब शादी के फेरे खत्म हुए। खत्म होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दक्ष को बुलाया, बोला दक्ष आपने ये सब शादी वादी किया, रफली खर्चा कितना हुआ है? 5 करोड़ खर्चा हुआ। 5 करोड़। दक्ष आपने लास्ट 3 साल में इनकम कितनी दिखाई है? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। 30 लाख की आपकी इनकम है और आप खर्चा कितना कर रहे हो? 5 करोड़। आप हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन करो कि बाकी का 4.7 करोड़ कहां से खर्चा किया। क्योंकि तुम समझो, खर्चा आप कब कर सकते हो? जब आपको कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब दक्ष ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया और अब इस चीज पे मतलब आज दक्ष की कहीं ना कहीं से 4.7 करोड़ की इनकम आई होगी उसको कहीं ना कहीं से, जो दक्ष एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इनकम आई होगी और इसने ये इनकम पे टैक्स नहीं भरा है। अब इस पे हम टैक्स लगाएंगे। कितना टैक्स पता है? बेसिक टैक्स जो है ना इसके ऊपर वो लगता है 60%। रुको रुको, अभी तक खत्म नहीं हुआ। बेसिक टैक्स 60% प्लस इस पे फिक्स्ड रेट है, सरचार्ज फिक्स्ड रेट। यहां पे ये नहीं देखेंगे इनकम कितनी है, फिक्स्ड रेट सरचार्ज का 25%, मतलब 15% सरचार्ज। किसका 25? 60 का। कितना हो गया? 75 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 75 का 3% आएगा। कितना टैक्स लगेगा? 78% प्लस अलग से 10% पेनल्टी लगता है। वो छोड़ दो, पेनल्टी छोड़ दो, सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं। 78% टैक्स। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? इसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? कोई खर्चा किया था तुमने, अब वो खर्चे को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। कहां से वो खर्चा हुआ है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। क्या आ रहा है समझ में? ऐसे सारे रूल्स भी हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जहां पे हेवी टैक्स, हेवी पेनल्टी आपको लग सकता है। चोरी करने से पहले लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रोविजंस भी रखने पड़ेंगे। नहीं रखे तो लोग क्या नहीं से चोरी करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे सब। अब ये जो मैंने 78% वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया, इस पे इंस्टीट्यूट ने 2 MCQs रखे हैं और
मई 23 की जो एग्जाम हुई थी उसमें इस पे क्वेश्चन भी पूछा था और उसके पहले भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो ये 78% पे MCQs आप लोग देखोगे, डिस्कस करेंगे बाद में वापस से, बट ये तुम्हारा बेसिक यू कैन से टैक्स का पार्ट है। मेन जो आपका सिलेबस है दैट इज 5 हेड्स एंड डिडक्शन चैप्टर, ये डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है और जितना तुम अभी पढ़ोगे 5 हेड्स के अंदर एंड डिडक्शन चैप्टर के अंदर सारी की सारी चीज़ें, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट फाइनल CA में वापस आने वाला है। फाइनल CA में ये जो चैप्टर है ना बिजनेस एंड प्रोफेशन और ये चैप्टर कैपिटल गेन्स, ये 2 चैप्टर्स सबसे ज़्यादा डिटेल में है। ये 2 चैप्टर्स को ही कंप्लीट करने के लिए फाइनल CA में 80 आवर्स चाहिए। फाइनल CA की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, कोई तुम्हें फाइनल CA में सिखाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि तुम्हें ये चैप्टर्स आते हैं और उतने रेलेवेंट भी नहीं है एग्जाम में, बट सिलेबस में है। ये 3 चैप्टर्स फाइनल CA में मेन है, और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स है क्योंकि फाइनल CA में तो इंटरनेशनल टैक्स भी आ जाता है, सो वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। चलो अब आप सिर्फ ये टैक्स का डेफिनेशन चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए।